हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज की क्लास शुरू करें उसके पहले इस क्लास को आप अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं वेग रूपांतरण, लोरेंज के वेग रूपांतरण। उसके पहले कल की क्लास तो जो थी उसमें हमने लास्ट में छोड़ा था, उसके जो लास्ट 4 जो हमारे पास समीकरण थे उनके बारे में बात करते हैं। कुछ उनमें मानवीय भूल हुई है तो उनमें सुधार करते हैं। देखो, अपने पास था x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी बटा √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 21। और t डैश इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 22 था अपने पास। और y डैश इक्वल टू y था और z डैश इक्वल टू z था। ये हमारे पास समीकरण थे, ये हमारे पास स्थिति के लोरेंज रूपांतरण समीकरण थे। और हमने किया था स्थिति के व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण। क्या क्या था? व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण। अब इनमें ध्यान देना, यहाँ पे जो अक्ष डैश था ना, यहाँ पे तो हमें अक्ष करना है और इधर जो अक्ष है उसको अक्ष डैश कर दो। और यहाँ पे माइनस है, ऊपर वाले में प्लस हो जाएगा, प्लस v का v क्योंकि ये तो अचर है, और t डैश बट्टा ये नीचे वाली पूरी राशि अचर है तो इसका हो जाएगा आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। समीकरण नंबर जो हमने 25 किया था वो ये होगा। ठीक है, फिर हम t डैश की बात करते हैं तो t डैश की जगह इधर क्या लेंगे? t, और इधर जो t माइनस है इसको t प्लस करना है तो t डैश प्लस v अक्ष डैश हो जाएगा बट्टा सी स्क्वायर और बट्टा √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, समीकरण नंबर अपना जो 26 है वो। और ये जो y बराबर हो जाएगा y डैश और z बराबर हो जाएगा z डैश, ये व्युत्क्रम वर्ग हो जाएगी हमारे पास इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो व्युत्क्रम की स्थिति के व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण थे उनको कल वालों को थोड़ा चेंज कर लेना। लास्ट में जल्दबाजी में हमने कुछ इसमें मिस्टेक की थी तो उसको इस प्रकार से आपको करना है, ध्यान रखना। ठीक है, इधर देखो अक्ष है, अक्ष डैश है तो यहाँ पे अक्ष करना है, इधर अक्ष है तो इसको अक्ष डैश कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, v का v है क्यों अचर है, और t को t डैश बदल दो और नीचे वाला अचर है ऐसा का ऐसा आएगा। फिर t डैश इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो t का तो t कर दो, व्युत्क्रम करेंगे तो, और इधर t डैश प्लस हो जाएगा इसके बीच में और अक्ष के ऊपर डैश लग जाएगा, बाकी सब ऐसा कैसा। और इधर देखो इसको उल्टा करके, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है तो होता है उल्टा किया प्लेस। ये सब हमारे पास मान दो। अब आज हम बात करेंगे वेग के लोरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त करेंगे आज। तो चलो बढ़ते हैं वेग के लोरेंज रूपांतरण समीकरण। तो देखो कल वाली क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, मैं यहां से इसको शुरू करता हूं। वेग के लोरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त करेंगे हम। लोरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त करेंगे किसके? वेग के। उसके लिए हमें क्या की जरूरत पड़ेगी? स्थिति या विस्थापन की आवश्यकता पड़ेगी। तो विस्थापन की ये जो हमारे पास समीकरण है हम इनसे भी वेग प्राप्त कर सकते हैं t के सापेक्ष अवकलन करके और उस तरीके से, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना है। देखो हमें क्या करना है, ये अक्ष डैश है, अक्ष डैश इक्वल टू हमारे पास समीकरण था अल्फा माइनस अक्ष माइनस वी टी, इसको इस रूप में लेना है जिससे कि ये क्या है? अचर है, अचर को हम बाहर ले लेंगे, जो भी अवकलन करेंगे उसमें तो हमारे आसानी रहेगी, वरना इसको हमें √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को बार बार लेना पड़ेगा।
ये जो समीकरण अपने पास था वो रखना है। फिर जो टी डैश था, ये समीकरण नंबर 10 था क्या, ये लो 10। और ये जो टी डैश था, टी डैश इक्वल टू, देखो हमें क्या करना है, इसको फिर अल्फा बना दो आप। तो अल्फा बनाओगे तो अल्फा बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये इसका मान हो गया समीकरण नंबर 19 था क्या, ये समीकरण 14, समीकरण 14। इस प्रकार से हमारे पास ये प्राप्त हुई थी। तो ये हमने प्राप्त कर लिए। फिर हमारे पास y डैश बराबर y था और z डैश बराबर z था। इस प्रकार से हमें इनका मैं अलग दे देता हूं, जो भी मान लो इसको a दे दिया और इसको b दे दिया मैंने, उससे नहीं लेकर इस प्रकार से कर लिया मान लो हमने। तो अब हमारे पास ये जो समीकरण प्राप्त हो गए, इनका हमें क्या करना है, हमें वेग में परिवर्तित करना है। इन सभी को वेग में परिवर्तित करें तो क्या करें, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सभी समीकरण है उनको क्या करना है, अवकलन करना है। तो समीकरण 1, 10, 14 ए तथा बी का अवकलन करने पर हम इनका क्या कर रहे हैं, अवकलन करेंगे। अवकलन का मतलब ये नहीं, अवकलन का मतलब अवकलन करेंगे हम इनका टी के सापेक्ष, वी के सापेक्ष, वैसे नहीं कर रहे, अवकलन ही कर रहे हैं। तो देखो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी अक्ष डैश और बराबर हो जाएगा अल्फा कोष्टक अक्ष का डी अक्ष हो जाएगा और माइनस वी और टी का क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अवकलन का मतलब ये होता है। ठीक है, हमारे पास ये मान प्राप्त हो गया। अब डी डैश का देखो हमें क्या करना है, डी अक्ष डैश इक्वल टू, देखो अल्फा, इनमें से क्या ले लें हम, डी टी कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया डी टी और कोष्टक यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा और यहाँ का डी टी कॉमन आने पर माइनस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको ले लिया और ये हो गया अपना समीकरण नंबर, जो कल हमने आगे किया था उससे स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गए थे समीकरण जो हमने दिए थे 25, 26, 27 और 28। तो ये 29वां समीकरण दे देता हूं यहाँ पे। ठीक है, वेग के लिए 29वां समीकरण। हमने इसमें से टी कॉमन लिया dt, तो dt बाहर आ गया, इसके नीचे dt आ गया क्योंकि यहाँ पे dt था नहीं, यहाँ से dt कॉमन आ गया इसलिए माइनस भी हो गया। अब इसका अवकलन करते हैं, देखो dt डैश का अवकलन क्या है, देखो अल्फा ले लो बाहर क्योंकि ये नियतांक है और t का हो गया dt और इसका हो जाएगा माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और अक्ष का क्या हो गया dx। इसमें से भी हमें क्या लेना है, dt कॉमन लेना है। तो ये लो हमने क्या ले लिया, अल्फा dt कोष्टक 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर dx अपॉन dt। हमारे पास ये मान आ गया समीकरण नंबर 30। क्या आ गया, समीकरण नंबर 30 आ गया हमारे पास। dt डैश इक्वल टू अल्फा dt कोष्टक 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर dx अपॉन dt उनके इंटू में। ठीक है, ये हमारे पास मान आ गया और इसका अवकलन करेंगे तो देखो मैं इधर कर देता हूं, इसका इनको यहाँ पे उतार लो। देखो 29वां आया हमारे पास, डी अक्स डैश इक्वल टू अल्फा dt dx अपॉन dt माइनस वी, ये तो आया हमारे पास 29वां समीकरण। उसके बाद में जो हमारे पास dt डैश आया वो है हमारे पास समीकरण नंबर अल्फा dt और यहाँ पे हमारे पास जो है 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमारे पास 30 नंबर समीकरण आ गया। ठीक है, और इसका अवकलन करेंगे हम तो ये हो जाएगा डी वाई डैश बराबर डी वाई। समीकरण नंबर अपना कौन सा हो गया, 31। और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड इक्वल टू डी जेड, डी जेड डैश इक्वल टू डी जेड। क्या हो गया,
समीकरण नंबर 32। ये हमारे पास 4 समीकरण प्राप्त हो गए। अब इनको 4 को हमें शटल क्या करना है, देखो हमें वेग का निकालना, तो वेग बराबर होता है dx अपॉन dt, और या फिर v डैश का ज्ञात करें तो dx डैश अपॉन dt ये होगा। तो देखो ये हमारे पास dt है, y भी आ सकता है विस्थापन में, तो ये तो देखो सभी विस्थापन के 1 2 3 और ये है समय का। तो हम क्या करें, समीकरण 29 31 और 32 में 30 का भाग देने पर, ठीक है। तो पहले तो ऐसा करता हूं, समीकरण 29 में 30 का भाग देने पर इतना ही करते हैं। समीकरण 29 में समीकरण 30 का भाग देने पर अब क्या प्राप्त होगा वो ध्यान देना आप। देखो ये है 29 dx अपॉन डैश, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 30 dt डैश इक्वल टू जो अपने पास है ये देखो अल्फा dt और dx अपॉन dt माइनस v, और ये है इसके नीचे ये वाला अल्फा dt कोष्टक 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमारे पास मान आ गया, ठीक है। अब इसमें हम मान पुटअप करें, देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, और जो बचा हुआ देखो ये देखो dx अपॉन dt है, इसका यदि हम रखना चाहे तो ये क्या है, वेग का समीकरण है, तो इसको लिखेंगे हम u अक्ष डैश, और यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा u अक्ष हो जाएगा, तो ये लो u अक्ष और माइनस v बटा इसका मान हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर, और इसका हो जाएगा v u अक्ष। यह अपने पास हो इसका देखो डी एक्स अपॉन डी टी का वी एक्स यू एक्स हो गया, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी का यू एक्स हो गया। बाकी तो हमने ऐसा का ऐसा ही उतार है जो उतारना था। तो ये हमारे पास समीकरण 1 प्राप्त हो गया, किसका 33वां समीकरण। अक्ष अक्ष दिशा में जो वेग है वो प्राप्त हो गया हमारे पास इससे, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं आगे, समीकरण 31 में 30 का भाग देने पर, क्योंकि ये ऊपर ये नीचे आएगा, तो समीकरण 31 में समीकरण 30 का भाग, तो क्या हो जाएगा, देखो 31 है डी वाई डैश, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 30 है डी टी डैश, और इक्वल टू इसका था डी वाई, और इसके नीचे जो इसका मान हमारे पास प्राप्त हुआ वो क्या था अल्फा कोष्टक डी टी माइनस, सीधा रख लो अल्फा डी टी तो बाहर है ना, तो अल्फा डी टी बाहर कोष्टक 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमारे पास ये हमने मान रख लिया, ठीक है। अब देखो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, इसका मान तो हमारे पास क्या हो जाएगा यू वाई डैश प्राप्त हो गया, और ये देखो डी वाई अपॉन क्या हो गया डी टी हो गया, और इसके नीचे देखो यहाँ पे क्या है, ये है अल्फा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और इसका हो गया यू अक्ष हो गया ना इसका, और इसका क्या हो जाएगा देखो यू अक्ष, इसका क्या हो जाएगा यू वाई हो जाएगा। तो देखो ये हो गया आपके पास यू वाई बटा अल्फा कोष्टक 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू अक्ष, यह आपको मान प्राप्त हुआ यू वाई डैश का। लेकिन यू वाई डैश का यह मान प्राप्त हुआ, हमारे को मालूम है अल्फा का मान क्या होता है, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यह हमारे पास अल्फा का मान प्राप्त हुआ था।
तो अल्फा का मान ये है, ये यदि हम यहाँ पे रखें तो देखो ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, 1 के रूप में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अल्फा का मान जैसे ही रखेंगे तो इसको मैं डायरेक्ट ऊपर ले लेता हूं इसको, तो क्या हो गया यू वाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बट्टा ये बच गया आपका 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू अक्स। ये आपका यू वाई डैश का मान समीकरण जो आपका है 34 प्राप्त हो गया। समीकरण क्या हो गया 34 प्राप्त हो गया। मैं इनको अलग अलग रख देता हूं। देखो यू अक्स डैश का अपने पास जो मान प्राप्त हुआ है वो है यू अक्स माइनस वी बटा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी अपॉन सी स्क्वायर और यू अक्स। और यू वाई डैश का जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो है यू वाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बटा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू अक्स। ये समीकरण 34 है और ये समीकरण 33 था। इनको साथ के साथ में इधर उतारते जाता हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन। इसलिए हमने क्या किया इसको अल्फा के रूप में लिया, जिसे हम लास्ट में अल्फा रखे तो इनका मान आ जाए हमारे पास। ठीक है, अब ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण 32 में 30 का भाग देंगे। 32 में 30 का भाग, तो समीकरण 32 में समीकरण 30 का भाग देने पर सभी में 30 का ही दिया तो क्या करें, देखो डी जेड डैश है उसके नीचे क्या आ जाएगा डी टी डैश आ जाएगा, इसमें इसका भाग दे रहे हैं। और इधर डी जेड का मान है डी जेड डैश का डी जेड हो गया, और इधर देखो इसका मान है अल्फा डी टी और कोष्टक 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर और यहाँ पे यू अक्स भी था। ये देखो डी जेड अपॉन डी टी का मान क्या हो जाएगा यू जेड हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे रख देता हूँ यू जेड बटा अल्फा कोष्टक 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू अक्स। ये हमारे पास मान आ गया। और इसका क्या हो जाएगा यू जेड डैश हो जाएगा। क्या हो गया इसका यू जेड डैश मान हमारे को प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे यू जेड डैश इसका मान प्राप्त हुआ हमारे को ये, तो हमें अल्फा का मान रखना होगा। अल्फा का मान इसमें रखेंगे तो एक बटा वो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा, ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यू जेड डैश इक्वल टू अल्फा का मान रखेंगे तो यू जेड रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बट्टा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू अक्स। यह आपका समीकरण नंबर 35 प्राप्त हो गया। इसको भी मैं वहां पे उतार देता हूं, 1 मिनट, ये अपने काम आने वाली चीज है। तो ये यू जेड डैश इक्वल टू यू जेड रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बटा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू अक्स। समीकरण नंबर ये हमारे पास 35 प्राप्त हो गया। तो ये जो समीकरण हमारे को प्राप्त हुए कौन कौन से 33, 34 और 35, ये वेग के लोरेंज रूपांतरण समीकरण है। ये क्या है वेग के लोरेंज रूपांतरण समीकरण है। देखो हमारे को जो समीकरण प्राप्त हुए हैं कौन कौन से, जो 33, 34 और 35, ये क्या है वेग के रूपांतरण समीकरण है। 33, 34 और 35 क्या है वेग के रूपांतरण समीकरण है। तो इसको हम इधर रखते हैं। समीकरण 33, 34 व 35 वेग के लोरेंज रूपांतरण समीकरण है। इनको यहां पे लिख देता हूं मैं यू अक्स डैश इक्वल टू यू अक्स माइनस वी बटा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू अक्स। समीकरण नंबर ये 33 था। 34 यू
वाई डैश इक्वल टू यू वाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बटा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू अक्स। यह समीकरण नंबर अपना 34। और जो 35 है यू जेड डैश इक्वल टू, यहाँ पे यू जेड बटा, थोड़ा नीचे यू जेड डैश इक्वल टू यू जेड रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बटा 1 माइनस वी अपॉन सी, और यहाँ पे यू अक्स। ये समीकरण हमारे पास 35 प्राप्त हो गया। ये सभी क्या है, वेग के लोरेंज रूपांतरण समीकरण। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने वेग के लोरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त किया है जो 33, 34 और 35 है। कल की क्लास में हम त्वरण के रूपांतरण समीकरण प्राप्त करेंगे। और यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप यदि एफबी पर है तो हमारे एफबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो करना ना भूले। ओके, थैंक्स।